आज एक और बहुत बड़ा चैप्टर हम लोग जो है कि टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज सर क्या ये है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक बात समझ, एक कंट्री का सबसे बड़ा वेल्थ क्या होता है? क्या ये आपको लगता है कि कंट्री के पास जमीन कितनी है, कंट्री के पास जो है माइंस कितने, फॉरेस्ट कितना है, जो है सर ये सारी चीजें जो है ना हमारे अकॉर्डिंग और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग गलत है। एक कंट्री का सबसे बड़ा जो वेल्थ होता है ना वो होता है उस कंट्री के लोग, पर्सन के अंदर जो भी स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें होती है ना सर। जैसे अब हम पढ़ा रहे हैं, मेरे पास इकोनॉमिक्स की स्किल है, नॉलेज है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इन सब चीजें तो सर कहीं ना कहीं ये मेरे लिए कैपिटल का काम कर रहा है। मतलब इसको हम यूज कर रहे हैं। देखो यूज करके क्या कर रहे हैं सर, आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी भी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, हमारी डेवलपमेंट तो हो रही है, साथ में आपकी भी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, तो दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। एक पर्सन के अंदर जो इनबिल्ट चीजें होती हैं उसकी बात कर रहा है। समझ में आया? आप अपने कंट्री में स्किल्ड एजुकेटेड पर्संस को बढ़ा रहे हो, एक्सपीरियंस्ड पर्संस को बढ़ा रहे हो, लोगों को बढ़ा रहे हो। मतलब आप सिंपल सा समझिए, अगर आप अपने देश में एजुकेशन बढ़ा रहे हो, मतलब एजुकेटेड लोग आपके कंट्री में बढ़ रहे हैं, आप स्किल्ड जो है लोगों को बढ़ा रहे हो, एक्सपीरियंस्ड लोगों को बढ़ा रहे हो, दैट मींस आपके कंट्री की फॉर्मेशन बड़ी अच्छी हो रही है। तो यही वो बोला कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से सर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो यहां क्या लिख सकते हैं, राइज इन क्या, राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और ठंडी का काफी आनंद उठा रहे होंगे। मैं एक बार फिर से अभय सिंह कॉमेट हब परिवार की तरफ से सर आपके लिए एक नई क्लास, नई टॉपिक के साथ आ गए हैं। दैट इज क्या सर, अभी हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जो है अच्छी खासी क्लासेस हमारी चल रही हैं, जिसपे सर हम आपको हर क्लासेस में एक चैप्टर कवर करा रहे हैं। दैट इज आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी टॉपिक्स कवर कर ली है। दैट इज़ क्या, आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, एलपीजी चैप्टर हम लोगों ने कवर किया। देन उसके बाद हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट चैप्टर कवर किया। देन उसके बाद हम लोग एम्प्लॉयमेंट चैप्टर कवर कर लिए। आज एक और बहुत बड़ा चैप्टर हम लोग जो है कि टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। दैट इज सर क्या, ये है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये थोड़ी सी टिपिकल टॉपिक होती है बच्चों के लिए, लेकिन सर ये देखिए ये चैप्टर भी आपका कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी चैप्टर अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो है कि इस चैप्टर में आपको बहुत सारी ऐसी भी बातें पता चलेंगी जो आपके आने वाले फ्यूचर में जो है, जब आप मैनेजमेंट कोर्स करने जाएंगे, जब आप जो है कि इकोनॉमिक्स की फील्ड में आगे बढ़ेंगे, तो ये सारे चैप्टर्स बहुत काम की चीज़ें हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे पढ़ के छोड़ देना है। अभी आपको सीयूटी में जो है कि अभी मैंने बताया भी पिछली क्लासेस में आपको कि सीयूटी में भी इस बार इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने इंक्लूड कर लिया है। देन उसके बाद जो है कि इस चैप्टर का अपना रोल बहुत बड़ा है। समझ में आया? तो इस चैप्टर को थोड़ा लाइटली नहीं लेना है। चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल सा है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। क्लियर है? चलिए अब सर बात करते हैं कि सबसे पहले चलिए ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से पहले हम एक बात समझते हैं। एक कंट्री की, ठीक है, एक कंट्री की ट्रू वेल्थ क्या होती है, एक कंट्री की सबसे बड़ी वेल्थ संपत्ति क्या होती है? कुछ लोगों का जवाब होगा कि सर जो है जमीन, कुछ लोगों का जवाब होगा पानी, कुछ लोगों का जवाब होगा सर जो है कि आपका फॉरेस्ट, बोलो, कुछ लोगों का जवाब होगा रॉ मटेरियल्स। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? पक्का? बहुत लोगों का अलग अलग जवाब आएगा कि सर किसी का जो है कि किसी का जवाब होगा कि कंपनी के कंट्री के पास कितने माइंस हैं, कितने लोग बोलेंगे डॉलर्स कितना है हमारे पास, फॉरेन करेंसी कितना, बहुत सारी चीजें बोलेंगे सर। लेकिन ऑल एंड ऑल आप एक बात सोच के देखिए, सिंपल सी बात, अभी मैं कुछ नहीं, बस सिंपल एक बात समझ, एक कंट्री का सबसे बड़ा वेल्थ क्या होता है? क्या ये आपको लगता है कि कंट्री के पास जमीन कितनी है, कंट्री के पास जो है माइंस कितने, फॉरेस्ट कितना है, जो है सर ये सारी चीजें जो है ना हमारे अकॉर्डिंग और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग गलत है। एक कंट्री का सबसे बड़ा जो वेल्थ होता है ना वो होता है उस कंट्री के लोग। कौन? उस कंट्री के लोग, लाइक उस कंट्री के हैप्पी मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। उस एक देश में ना अगर खुशहाल आदमी है, खुश आदमी है, औरतें खुश हैं और बच्चे भी वहां के खुश हैं, दैट मीन्स
वो कंट्री की एक एक्चुअल वेल्थ है। दैट मीन्स आप उस कंट्री को देख के ये बोल सकते हो नहीं ये कंट्री बहुत अच्छी है, इस कंट्री में दिक्कतें नहीं है। एक इंसान खुश कब दिखेगा आपको, जब उसकी चीजें सही ट्रैक पे चल रही होती हैं। आपको एक इंसान ऐसे खुश नहीं दिखेगा कि जब आप सोचे कि बस ठीक है गए हम देखे हंस रहा है। एक इंसान अगर खुश दिख रहा है इसका मतलब उसके लिए थोड़ी परेशानियां उसके दिमाग में कम है। परेशानी सबकी घर होती है सर, बट अगर एक खुश आदमी है तो वो कंट्री माना जाता है कि ये कंट्री में खुश है, मतलब दैट मीन्स ये कंट्री काफी अच्छी चल रही है, ऐसा माना जाता है। तो एक कंट्री की ट्रू वेल्थ जो है ना, उसके पास अवेलेबल है वो नहीं, उसके जो लोग हैं उससे जो है जज किया जाता है। अगर वहां के लोग खुश हैं, वहां के लोग जो है कि काफी प्रॉस्पेरस है, वहां के लोग जो है कि एकदम बच्चे पढ़े लिखे हैं वहां के, तो तब बोला जाता है कि एक कंट्री की एक पिक्चर निकल के आती है, एक कंट्री की ट्रू इमेज सामने आती है कि हाँ चलो ये कंट्री बड़ी अच्छी है, ये कंट्री रहने लायक है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर्स जो है सही है, यहाँ के जो है गवर्नमेंट पब्लिक के लिए अच्छा खासा काम कर रही है, यहाँ के लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है। बहुत सारी चीजों को हम जज कर लेते हैं तुरंत। तो कहा जाता है कि एक कंट्री की ट्रू वेल्थ ना ये सारी चीजें नहीं होती। होता क्या है कि डायरेक्टली जो है उसके लोगों से हम जज करते हैं। समझ में आया? बोलो। तो इसका मतलब सर कि अब जो इनको क्या बोला जाता है, अब ये जो लोग हैं इनको बोलते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स। क्या बोलते हैं सर? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, आई बात समझ में कि ह्यूमन रिसोर्स एक सबसे बड़ा वेल्थ होता है कंट्री का। सर एक बात बताइए, अगर लोग ना रहे तो क्या ये जमीन, क्या ये जंगल, क्या ये रॉ मटेरियल, क्या ये माइन, क्या ये डॉलर क्या करेगा? कौन यूज करेगा? कौन इनको चलाएगा? कौन इनका यूज करेगा? कौन इनको क्या? सब जैस के तस पड़े रह जाएंगे सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, जंगल अपनी जगह रहेंगे, चलो सब कुछ सही रहेगा, बट जब यूज करने वाले नहीं है तो सर क्या यूज, कोई फायदा नहीं। तो सर इसीलिए कहा जाता है कि एक कंट्री का जो ट्रू वेल्थ होता है उसका ह्यूमन रिसोर्स होता है। समझ में आया? ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है ना जहां पे हम कह सकते हैं कि नहीं ये जो है कंट्री को ग्रो कराएगा। तो सर इसका मतलब अगर एक कंट्री की ग्रोथ करनी है तो हम किसका डेवलपमेंट करें? हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। किसका डेवलपमेंट करेंगे सर? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है सर? कैसे डेवलप करेंगे? तो सर सबसे पहली चीज याद रखिएगा, कैसे? बाय इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन के क्वालिटी, जिंदगी के क्वालिटी को ही बदल दीजिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज कर दीजिए आप। लाइक उस गरीब है तो उसको जो है कि उसको जॉब मिल जाए, अगर उसका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके बच्चे को फ्री एजुकेशन मिल जाए, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिले। ये सारी चीजें अगर उसकी फुलफिल होंगी तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसीलिए कहा गया कि अगर एक कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है इसका मतलब उससे क्या मतलब है? उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज करना है। समझ में आया? आई बात समझ में? अगर ये होगा तो याद रखिएगा किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट श्योर है। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट एकदम फॉर श्योर होना ही होना है। अगर हम ये चीज कर ले रहे हैं, लोगों की, वहां के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज कर ले रहे हैं, वहां के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा लेते हैं, तो सर कहा जाता है कि ये जो है एक कंट्री की डेवलपमेंट पाथ को दिखा रहा है। कंट्री की डेवलपमेंट होगी, एक कंट्री का ग्रोथ होगा, ये सारी चीजों। तो देखो क्लास, अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने ये तुमको समझाया, एक्चुअल में हमें बातें किसकी करनी है? पूरा और पूरा कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है सर? ह्यूमन रिसोर्स की। समझ में आया क्या होते हैं, कैसे? अभी तक ये समझा। अब सर बात करते हैं जरा थोड़ा सा डिटेल में, अब इनको चलते हैं। सबसे पहले एक नाम समझिएगा, फिजिकल कैपिटल क्या होता है, समझना जरा। सर ये जो है फिजिकल कैपिटल क्या होता है? सिर्फ फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है जो चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं, फिजिकल फॉर्म में पड़ी हुई हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल चीजों को, जो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, उन चीजों की बात कर रहे हैं। अगर सिंपल ये समझिए, ऑल इनपुट्स, जितने भी हम इनपुट्स यूज कर रहे हैं, क्या
आगे की यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। समझ में आया? आगे कोई भी चीज हमें प्रोड्यूस करना है तो जो भी इनपुट्स हम यूज कर रहे हैं वो सारे इनपुट्स क्या कहलाते हैं? इनपुट। याद रखिएगा क्लास, इनपुट ये बहुत बड़ा नाम आपके आगे डिफरेंशिएशन में काम करेगा कि जिन भी चीजों को हम यूज कर रहे हैं, क्या कोई नया गुड्स बनाने के लिए, कोई नई चीज बनाने के लिए, तो वो इनपुट्स क्या कहलाते हैं? फिजिकल कैपिटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? फिजिकल कैपिटल। अब जैसे आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि क्या हो सकता है ये, तो सर प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, ठीक है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ठीक, देन उसके बाद आपका रॉ मटेरियल्स हो सकता है। ये जो सारी चीजें हैं ये इनपुट्स कहलाती हैं। ये सारी चीजें आप जो है क्या कह सकते हो? इनपुट्स में ले सकते हो कि प्लांट एंड मशीनरी यूज कर लिया, रॉ मटेरियल यूज कर लिया, बिल्डिंग यूज कर लिया, सर फैक्ट्री भी ले लिया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी मैंने नहीं लिखा, वो चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो जो फिजिकल फॉर्म में, दैट कैन बी सीन, फेल्ट और टच्ड, जो देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब सर ये एक चीज और ये याद रखिएगा कि जो फिजिकल कैपिटल है, सर ये फिजिकल कैपिटल समझिएगा कि फिजिकल कैपिटल जो है किसको यूज करता है? इज यूज्ड टू मेक यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस, ठीक है। मतलब जो भी हमारे इकोनॉमी में चीजें हैं, जो भी हमारी इकोनॉमी में चीजें हैं, लाइक फॉरेस्ट है, लैंड है, वाटर है, जो भी सॉइल जितने भी तरीके की है, प्लांट एंड मशीनरी है, फैक्ट्री है, सब फिजिकल रिसोर्स है, फिजिकल कैपिटल है। इन्हीं को बोलता है कि फिजिकल कैपिटल को ही यूज करता है कौन? फिजिकल रिसोर्सेज यूज करते हैं। समझ में आया? तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होने का है कि फिजिकल कैपिटल को कौन यूज करता है? फिजिकल रिसोर्सेज यूज करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? फिजिकल कैपिटल इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी इकोनॉमी की, ध्यान से सुनना, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट का में सबसे बड़ा रोल ये, किसी कंट्री के पास अगर अच्छी खासी जमीन नहीं है, अच्छा खासा सॉइल नहीं है, रॉक्स नहीं है, वाटर बॉडीज नहीं है, मतलब जो जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हमारे पास है, अगर वो अच्छे से अवेलेबल नहीं है तो उस कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट थोड़ी सी दिक्कत में आ जाती है। मतलब उसको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। इसीलिए अगर एक कंट्री के पास अच्छा फिजिकल कैपिटल है तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में समझे तो ये जो है कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। ये जो है अपने ओनर से अलग किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस याद रखिएगा। अभी आपको आगे चल के मैं एक और ह्यूमन कैपिटल जब बताऊंगा ना, तब ये आपका डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट करेगा कि जो ओनर से अलग हो जाए। लाइक समझिए सर, ये स्टाइलस, अब इसको जो है कि हम अभी तक हम मेरे पास है तो हम ओनर है, हम जो है इसको दे दिए किसी और को, तो ये जो है कि किस ओनर से सेपरेट हो गया। मतलब अब जरूरी नहीं कि मालिक जाए, दूसरा वाला बंदा लेके चला गया, अब वो मालिक हो गया, तो अपने ओनर से अलग किया जा सकता है कौन? फिजिकल कैपिटल। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? और उसके बाद याद रखिएगा ये डेप्रिसिएट्स विथ पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये डेप्रिशिएट होता है, क्योंकि कैपिटल है। सर ये असेट्स टाइप का है, सर प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट। सर लैंड को छोड़ दीजिए, क्योंकि लैंड का जो वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो एकदम उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए उस लैंड को छोड़े। बिल्डिंग जो है कि पुरानी होती है तो जो है कि डेप्रिशिएट होती है। रॉ मटेरियल्स में भी जो टूल्स वूल्स होते हैं ये पुराने हो गए तो डेप्रिशिएट हो रहे हैं। तो फिजिकल कैपिटल जो है डेप्रिशिएट होता है। कैसे? जैसे जैसे टाइम बीतता है ये डेप्रिशिएट होता चला जाता है। समझ में आया? और याद रखिएगा फिजिकल कैपिटल ना, फिजिकल कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? कैन बी बिल्ट थ्रू
इंपोर्ट्स। याद रखिएगा, आप इसको बढ़ा सकते हैं कैसे? इंपोर्ट करके। कैसे? इंपोर्ट करिए, मंगाइए, रॉ में प्लांट मशीनरी दुनिया भर की चीजें मंगाइए, आप अपनी फिजिकल कैपिटल बढ़ा सकते हैं। बोलो समझ में आया क्या बच्चा? कोई दिक्कत? तो अगर ऑल एंड ऑल देखा जाए तो फिजिकल कैपिटल क्या बनता है? एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बनता है। क्या बनता है सर? इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस है। टेक्निकल प्रोसेस है। समझ में आया? ये ऑल एंड ऑल ये चीजें किसके बारे में है सर? फिजिकल कैपिटल के बारे में। देखिए सर, एकदम से डिटेल आपको लिख के मैंने दे दिया 6 पॉइंट्स में। पहला क्या? फिजिकल कैपिटल क्या होते हैं सर? ऑल इनपुट्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जो भी हम इनपुट यूज करते हैं आगे की प्रोडक्शन में। एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। फैक्ट्री ऑक्ट्री भी यूज कर सकते हैं आप। फिजिकल कैपिटल जो है क्या यूज करता है? मेक यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। अपने ओनर से अलग किया जा सकता है। डेप्रिशिएट्स विथ पैसेज ऑफ टाइम। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये डेप्रिशिएट भी होगा और फिजिकल कैपिटल जो है इंपोर्ट के थ्रू बढ़ाया जा सकता है। समझ में आया? इसीलिए इसको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक मतलब गिव एंड टेक रूल, मतलब अर्निंग के पर्पज से यूज कर रहे हैं। इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस भी बोलते हैं। समझ आया? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चीजें हम यूज कर रहे हैं। तो बच्चा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो हो गया? चलो अब एक अगला जो बहुत बड़ा नाम हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ह्यूमन कैपिटल। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चा? ह्यूमन कैपिटल। समझना जरा। अब ये ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन मतलब इंसान, हम लोगों का। अब हम लोग कैसे कैपिटल होंगे? तो सर समझिएगा बहुत ध्यान से, दैट इज स्टॉक ऑफ स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, एसेट्रा, एम्बॉडीड इन अ पर्सन। एक पर्सन के अंदर जो भी स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें होती है ना सर। जैसे अब हम पढ़ा रहे, मेरे पास इकोनॉमिक्स की स्किल है, नॉलेज है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इन सब चीजें, तो सर कहीं ना कहीं ये मेरे लिए कैपिटल का काम कर रहा है। मतलब इसको हम यूज कर रहे हैं। देखो यूज करके क्या कर रहा है सर? आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी भी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं? हमारी डेवलपमेंट तो हो रही है, साथ में आपकी भी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं? तो दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। एक पर्सन के अंदर जो इनबिल्ट चीजें होती हैं उसकी बात कर रहा है। समझ में आया? और एक चीज याद रखिएगा, दूसरा चीज, ह्यूमन कैपिटल ही वो टर्म है, ध्यान से सुनना ये लाइन, ह्यूमन कैपिटल मेक्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। ठीक है? एक ह्यूमन कैपिटल ही है जो इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल। सर ये डिजिटल बोर्ड है, ध्यान से सुनिए, ये डिजिटल बोर्ड है। ये क्या है? फिजिकल कैपिटल है, टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं। इसका इफेक्टिव यूज कौन कर रहा है? हम कौन? ह्यूमन कैपिटल। तो सर वही कहा गया कि ह्यूमन कैपिटल ही है वो टर्म जो फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। समझ में आया? आई बात समझ में? और याद रखिएगा क्लियर कि टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। किन चीजों पे सर? एक अगर किसी को बंदे को नॉलेजेबल बनाना है, उसको एजुकेशन पे पैसा खर्च करो, उसको हेल्दी रखो, उसको जो है जॉब मिल जाए, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए। बस वही चीज है कि अगर ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना है तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट किन चीजों में? एजुकेशन में, हेल्थ में, उसको जॉब दिलाने में, उसके माइग्रेशंस को रोकने में। इन चीजों को भी हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे सर। क्लियर है? देन उसके बाद
अगला क्या हो सकता है इसके बारे में, डेप्रिसिएशन कैन बी रिड्यूस्ड। देखिए फिजिकल कैपिटल क्या हो रहा था, डेप्रिशिएट हो जाता था, लेकिन इसके डेप्रिसिएशन को रिड्यूस किया जा सकता है बाय इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। कहा ना कि एक पर्सन को आप हेल्दी रखो, एक पर्सन को आप एजुकेटेड रखो। एक पर्सन मान लो कोई पढ़ाई छोड़ के 2-4 महीने 10 महीने नहीं, 1 साल 2 साल चला गया कहीं, जो है उसकी पढ़ाई छूट गई, फिर से उसको अगर जो है दोबारा उसको एजुकेट करो, पढ़ाओ ना, तो देखो ऑटोमेटिकली उसको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो वही बोला, इसके डेप्रिसिएशन को कम किया जा सकता है। ये भी डेप्रिशिएट होती है सर, ऐसा नहीं है, स्किल्स भी आपकी कम हो जाती हैं, आप भूल जाते हो चीजों को, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट हो, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, ड्यू टू लैक ऑफ यूज, आप उस चीजों को भूल जाते हो। तो वही वो बोला कि डेप्रिसिएशन को कम किया जा सकता है, कैसे, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ से। लेकिन एक और बहुत बड़ा इसका डिफरेंस है कि कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। अपने ओनर से सेपरेट नहीं होगा। अब एक बात बताओ कि मतलब हम इकोनॉमिक्स पढ़ा दिए तो अब दोबारा हम नहीं पढ़ा सकते हो, तुम मालिक हो गए? नहीं ना, मतलब अब क्या मेरा इकोनॉमिक्स अब सेपरेट हो गया? नहीं, अब अभय सिंह, अब हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं, अब हम इकोनॉमिक्स तुम्हारे पास रहेगी नहीं, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स स्किल्स आपकी सेपरेट नहीं हो सकती। मतलब विराट कोहली एक बार जो है कि वो खेल दिया, शॉट खेल दिया, कवर ड्राइव खेल दिया, तो क्या अब एक बात बताओ, दोबारा कवर ड्राइव उसको नहीं आएगा? नहीं, एक बार खेल लिया भाई, छोड़ो, अब मैटर नहीं। ओनर जो है उसका, उससे सेपरेट, उसकी स्किल सेपरेट नहीं हो सकती। समझ में आया? ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी डन थ्रू पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर हम सही पॉलिसी बनाएं, अगर हम सही प्लान्स बनाएं, सही तरीके से एजेंडा बनाएं, तो सर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, ह्यूमन की कैपिटल को ग्रोथ कर सकते हैं। समझ में आया? और ये लेस मोबाइल होता है। क्या होता है? लेस मोबाइल, मतलब मोबिलिटी आप बोलते हो ज़्यादा बेटर है, मतलब मूवमेंट ज़्यादा हो नहीं सकता। मूवमेंट तभी होगा जब इसका ओनर जाएगा। लेकिन फिजिकल कैपिटल में क्या होता है? मूवमेंट आराम से हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ कहीं भी चाहो आप भेज सकते हो, ले आ सकते हो। क्लियर है? ये देखो बेटा, ह्यूमन कैपिटल और वो जो है आपका फिजिकल कैपिटल, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? देखिए अभी मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, फिजिकल कैपिटल में देखिए ओनर से सेपरेट नहीं होता है, डेप्रिशिएट होता है, बट ह्यूमन कैपिटल जो है बेटा ना तो सेपरेट होगा ओनर से, ना ही डेप्रिसिएशन इसका कम किया जा सकता है। कैसे? बाय इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। समझ में आया? पक्का? चलो आगे बढ़े। चल, अब सबसे बड़ा नाम अराइज होता है, अब चैप्टर का सबसे मेन नाम, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? समझना जरा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब बच्चा कि अब फॉर्मेशन, आप बिल्डिंग बनाते हो तो फॉर्मेशन देते हो कि नहीं? बिल्डअप करते हो ना, नीचे से एकदम चलो नींव उठाते 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 बिल्डिंग बनाते हो। ऐसे ही ह्यूमन कैपिटल की भी फॉर्मेशन बना की जाती है। कैसे आप करेंगे? बाय डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज and capabilities, by development of abilities and capabilities। किसके अंदर एबिलिटी डेवलप करें, कैपेबिलिटी डेवलप करें? बोलो भैया। तो किसके अंदर? अमंग द पॉपुलेशन, अमंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, अगर उनके अंदर नॉलेज, एबिलिटी, क्षमता डेवलप कर लें, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ा लें, तो सर कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे?
उसको तरीके सिखा के ना, उसको एजुकेट करके ना, उसको हेल्दी रख के ना, उसको जॉब देके तब ना उसकी स्किल। तो वही बोला कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब उसकी एबिलिटी, किसी ह्यूमन की एबिलिटी को आप बढ़ाओ, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमताओं को बढ़ाओ, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। तब वो कहलाता है क्या कि पॉपुलेशन, आप अपने कंट्री की पॉपुलेशन की अगर एबिलिटी और कैपेबिलिटीज को बढ़ा देते हो तो वो आप कहलाते हैं क्या, आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, दैट मींस ये सिंपल सा एक क्या कह सकते हो, ये है एक प्रोसेस। क्या है? एक प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग क्या, स्किल्ड एंड एजुकेटेड पर्सन इन द इकोनॉमी, इन द कंट्री। आप अपने कंट्री में स्किल्ड एजुकेटेड पर्संस को बढ़ा रहे हो, एक्सपीरियंस्ड पर्संस को बढ़ा रहे हो, लोगों को बढ़ा रहे हो। मतलब आप सिंपल सा समझिए, अगर आप अपने देश में एजुकेशन बढ़ा रहे हो, मतलब एजुकेटेड लोग आपके कंट्री में बढ़ रहे हैं, आप स्किल्ड जो है लोगों को बढ़ा रहे हो, एक्सपीरियंस्ड लोगों को बढ़ा रहे हो, दैट मींस आपके कंट्री की फॉर्मेशन बड़ी अच्छी हो रही है। अब सिंपल समझिए सर, एक आपको ही पता है कि एक पढ़ा लिखा बंदा जाके जो है उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं एज कंपेयर टू इलिटरेट पर्सन। एक इलिटरेट पर्सन क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको फिजिकल वर्क ही आएगा, उसको मेहनत मजदूरी कर दो, चलो सर पे जो है बोझ लेके वो चला जाएगा। लेकिन उसको बोलोगे कि मशीन ऐसे वर्क के चला दो तो वो नहीं चला पाएगा, उसको नहीं तरीका पता है, वो नहीं उस चीज में स्किल्ड है। दैट मीन्स वही चीज वो कहा कि आप जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर करते हैं, उसकी मतलब हम एक देखो, सबके पास 2 हाथ पैर सब कुछ है भाई, उन्हीं में देखो कोई रॉकेट लॉन्च कर रहा है, तो कोई प्लेन उड़ा रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। बात समझ में आया? दिमाग भी सबके पास है, सब कोई दिक्कत नहीं है, बट यही है कि कुछ लोग उसमें अपनी स्किल्स, एजुकेशन बढ़ा लेते हैं, अपनी ज्यादा एजुकेटेड है, स्किल्स अपनी बढ़ा ले रहे हैं, तो वो अपने आप को और इनबिल्ट, तो वही है, उनकी कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू हम। कुछ लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा पाते, हम पढ़ा ले रहे हैं, दैट मीन्स हमारे अंदर वो कैपिटल है, हमारे अंदर वो स्किल्स है। कुछ लोग टीचिंग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग टीचिंग को बहुत आसान तरीके से कर देते हैं, दैट मीन्स उनके अंदर वो स्किल है। आई बात समझ में? तो ये प्रोसेस होता है क्या, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग स्किल्ड एंड एजुकेटेड पर्सन। आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी यूज कर सकते हो कि अपने इकोनॉमी में अगर इतने लोगों को आप इंप्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। ये समझ में आया? मतलब एक आप नींव खड़ा कर रहे हैं, आप अपने लोगों के बीच में आप अपनी कंट्री को एक पढ़ा लिखा कंट्री बना रहे हैं, दैट मीन्स लिटरेसी बढ़ा सकते हैं आप, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दे, हायर एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, स्किल्ड एजुकेशन बढ़ा के कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप करते हैं। तो चलिए सर, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं इसका मुद्दा है, इसको कैसे किया जाता है जरा हम उस पर अच्छा डिटेल में बात करें। तो इस पे बात करें तो ये कहलाता है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कहलाता है? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एचसीएफ मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मत समझ लीजिएगा सर। चलिए, इसका सबसे पहला सोर्स हम क्या कह सकते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखो याद रखना, सबसे पहला जो है काम है, अगर आप एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हो तो सर सबसे बड़ी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन के निकल के आती है। ये चीज आपको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा, बिकॉज सर ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस। इन सब चीजों पे अगर आप पैसा खर्च करो तो उसकी इन चीजों को बढ़ाओगे कैसे? एजुकेशन। गवर्नमेंट देखिए आंगनवाड़ी से शुरुआत कर रही है, उसके बाद जो है गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन फ्री में दे रही है, देन उसके बाद जो है इंटर कॉलेजेस को इतने ट्रेन टीचर्स दे रही है, फिर उसके बाद डिग्री कॉलेजेस में जा रहे हैं, मतलब ऑल एंड ऑल गवर्नमेंट वेरियस फैसिलिटीज दे रही है। हम गाली नहीं दे सकते सर, क्यों? क्योंकि मतलब ये बहुत लोगों का कहना होगा प्राइमरी एजुकेशन होती कहाँ अच्छी, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कहाँ अच्छी होती, वो सर वो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। आज गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाए एकदम टीचरों को लेके, जो है कि गवर्नमेंट टीचरों को लेके, तो शायद ये चीज बदलाव आ सकती है। आप सोचिए, लाखों लाखों सैलरी पा रहे हैं, लाखों लाखों सैलरी पा रहे हैं, उनके पास नॉलेज का भंडार है सर, उस लेवल के एग्जाम को पास करके वो वहां पे जिस पोस्ट पे गए हैं ना,
कितने लोगों के लिए वो बहुत बड़ा ड्रीम होता है। बात समझ में आए? आज आप देखिए प्राइवेट स्कूलों में क्या है, 10,000 पे भी एकदम लास्ट में लगेगा कि खून ही फेंक देंगे अब मुंह से, लेकिन पढ़ाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे। दैट मीन्स ऐसा नहीं है, यही जो है 10,000 पे पढ़ाने वाले कल को चले जाएंगे ना गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो भी फ्री हो, बिकॉज ऑफ आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में दिक्कतें हैं। हम जो कहते हैं ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में डिफेक्ट है, ये चीज है यहां पे। गवर्नमेंट आज स्ट्रिक्ट हो जाए ना, आज बोले कि हमको आपका हर महीने का फीडबैक लेना है, हम हर महीने का आपका फीडबैक लेंगे, आपने क्या काम किया, बच्चा आपसे क्या सीख रहा है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स लेते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली एजुकेशन लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, जो है कि प्राइमरी एजुकेशन, ये चीज है। और वही चीज है ना, वो भी क्या करेंगे, गवर्नमेंट दुनिया भर का उनको पढ़ाने के अलावा सारा काम देके रखी हुई है, उनकी भी मजबूरी है, ये काम करो वो काम करो ये करो ये करो। सर वो काम करेगा कि पढ़ाने आया है? तो ये चीज भी है सर, कमियां सब तरफ से होती है, तो किसी को हम गलत नहीं ठहरा सकते। इसी वजह से हम बस, हमें पढ़ना है तो हम ये बता सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, स्किल उसकी डेवलप होगी, नॉलेज डेवलप होगी, सारी चीजें होंगी। देन उसके बाद दूसरा आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। सर ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अब एक पर्सन हेल्दी ही नहीं रहेगा तो क्या वो क्या जो है कि पढ़ेगा, क्या करेगा, क्या ट्रेनिंग करेगा, क्या स्किल डेवलप करेगा, क्या कुछ नहीं। अब सर आपका एग्जाम है, आप बहुत टॉप क्लास का पढ़ रहे थे साल भर, अचानक से आप महीने बीमार पड़ गए 10 दिन के लिए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन आप अगर बीमार उमार पड़ गए तो क्या होगा? विल यू बी एबल टू स्टडी? नहीं, आप खत्म। मतलब वही चीज हुआ कि एक पर्सन का हेल्दी होना भी जरूरी है, तभी हम अब बीमार लोगों को लेके थोड़ी चलेंगे। आर्मी में हम बीमार लोगों को, चलो तुम गोली चलाओ, पता चले एक झटका लगा, एक बंदूक चला गया पीछे, ये चीज तो पॉसिबल नहीं ना है। तो वही चीज कह रहा है कि हम हेल्थ पे भी पैसा खर्च करेंगे। देखिए गवर्नमेंट दुनिया भर के वैक्सीनेशन पे पैसा खर्च कर रही है सर, सारी चीज आप जमीनी स्तर पे जाके देखिए, जो है आपको हर चीज दिखेगी। तो हेल्थ पे भी पैसा खर्च के हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि पर्सन हेल्दी रहेगा तभी आगे वो सोचेगा। तीसरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सर एक पर्सन है वो जॉब कर रहा है, उसको ट्रेनिंग दो, उसको हम ट्रेंड करेंगे तो वो और आगे डेवलप करने की कोशिश करेगा। कोई सीख के तो पैदा हुआ नहीं है, वो सीखेगा, धीरे धीरे ही सीखेगा। हम लोग भी पढ़ाने में अगर इफ्लुएंसी आई तो हम लोग भी सीखे हैं। दैट मीन्स वही कि एक पर्सन को आप जो है प्रॉपर ट्रेंड करेंगे, एक प्रॉपर ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वो जॉब कर रहा है, उसको ट्रेनिंग देते रहो, टाइम टू टाइम भेजते रहो। सीबीएसई अपने देखोगे, सीबीएसई अपने टीचरों को टाइम टू टाइम सेमिनार अटेंड कराती रहती है, बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, बच्चों को कैरिकुलम लॉन्च करती रहती है कि आपको ये करना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, तब आप जब आप अपग्रेड होंगे तो आप अपने सामने वाले को भी अपग्रेड कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? आप इफेक्टिव यूज करेंगे चीजों का। क्लियर है? फिर अगला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग जो है अच्छे जॉब के चक्कर में एक जगह से अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले, और ये इंडिया में बड़ा प्रिविलेंट है। एक अच्छा जो है कि इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छे लेवल का, वो लोग जो है क्या करते हैं, उनको उतनी सैलरी नहीं मिल पाती, उतना वो नहीं मिल पाता है, वो छोड़ के फॉरेन चले जाते हैं। इससे नुकसान किसका हुआ? बाद में हम उसी डॉक्टर को जो है, जो इंडिया से पढ़ लिख के फॉरेन चला गया, उसको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, नहीं वो जाके फॉरेन में एकदम टॉप डॉक्टर बन गया, उसी को हम हायर करते हैं, इंडिया बुलाते हैं, पैसा देते हैं कि भैया एक ऑपरेशन कर दो, हम इतना। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा नुकसान है कि नहीं, मेरे कंट्री का नुकसान है। अगर वो डॉक्टर यहां रहता तो फॉरेन वाले उसको बुलाते ना, पैसा आता कि नहीं आता, हमारे कंट्री की डेवलपमेंट होती कि वो डॉक्टर जो है अगर 10 लोगों को प्रिपेयर करता तो हमारी कंट्री में लोग बढ़ते कि नहीं बढ़ते, हमारे कंट्री में ट्रेंड डॉक्टर्स बढ़ते कि नहीं बढ़ते ना। तो उसीलिए बोला कि अगर हम माइग्रेशन, अपने टैलेंट को रोक लें अपने ही पास,
आज देखिए आप नासा में देखिए, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट इंडियन है। क्यों? अगर वही साइंटिस्ट, सोचे नासा कहां पे है, अगर वही साइंटिस्ट हमारे इसरो में आ जाए तो डेवलपमेंट होगी कि नहीं इंडिया की होगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम माइग्रेशन, अगर ये चीज रोक ले, इन चीजों पे पैसा खर्च करके रोक लें और अपने लोगों को अपने ही पास रोक के अपने ही इंडिया में ही जॉब उसको अच्छे से यूज करें, तो शायद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बड़ी अच्छी होगी। और अगला है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। सर हम इस पे भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन, लोग इंफॉर्मेशन के ना होने की वजह से भी प्रॉब्लम है। अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो तो शायद लोग जॉब पा सकते हैं, लोग अच्छी जगह जा सकते हैं। किसी को पता नहीं, पता चले जॉब की वांट है, जरूरत है, किसी को पता ही नहीं कौन सा फॉर्म आया, नहीं पता। तो इंफॉर्मेशन पे भी अगर हम पैसा अच्छा खासा खर्च करें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ क्या है। एक टैलेंटेड पर्सन उन चीजों से वंचित रह जाता है, वो उन चीजों को पा ही नहीं पाता जिसका वो हकदार है। आई बात समझ में? तो ये सर टोटल आपका जो है 5 जो है आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा आप लोग। हो गया? चलिए, अब एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के लिए दिक्कत क्रिएट करता है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बड़ा नाम है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ। सर याद रखिएगा, ह्यूमन कैपिटल जो है इनपुट्स को यूज कर होते हैं। क्या होते हैं? अब यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ के सेंस में ये इनपुट्स होते हैं। इनपुट्स लाइक स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें जो है ये एक लोग किसी पर्सन के अंदर है, तो ये मेरी इनपुट है। ये मेरा क्या है? इनपुट है, जिसको लगाते हैं हम, जो दैट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। सर प्रोडक्टिविटी का मतलब समझिएगा, प्रोडक्शन नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा? प्रोडक्टिविटी। मतलब जो एफिशिएंसी बढ़ा दे, क्षमताएं बढ़ा दे। सर अब एक बात बताइए, हम 4 पेज पहले लिखते थे, अब हम 4 से 8 पेज लिखने लगे, फिर स्पीड बढ़ाए तो 10 पेज लिखने लगे। दैट मीन्स ये मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है। आई बात समझ में? तो वही वो बोला कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ये इनपुट्स होते हैं लाइक स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, जो क्या करते हैं? जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? यही जो है समझना था, यही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे बड़ा कंडीशन। और यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को आप बोलते हैं कि अब इसका इंपैक्ट क्या है? आउटपुट्स लाइक इंक्रीज इन क्या? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या आसान भाषा में बोलें तो जीडीपी। समझ में आया क्या? क्या कि अगर हम गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ा ले, जीडीपी बढ़ा ले, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। कि ये हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सर इसका इंपैक्ट होता है इस पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बोला ना, फिजिकल कैपिटल को यूज पहले क्या है? ह्यूमन बीइंग पढ़ेगा, स्किल्स लेगा, नॉलेज लेगा, सारी चीजें एक्सपीरियंस लेगा, फिर यूज करेगा किस पे? फिजिकल कैपिटल पे। फिजिकल कैपिटल पे यूज करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी सर? दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर यू। क्लियर है? आई बात समझ में? ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई दिक्कत सर? पक्का? तो इसीलिए कहा गया एक बात कि सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट्स inventions, innovations
एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही एक ऐसा चीज है जो नई नई इन्वेंशंस ले आता है, नई नई चीजें सिखाएगा, नए नए इनोवेटिव आइडियाज ले आएगा, कैसे चीजों को जल्दी किया जाए, तरीके से किया जाए, इनोवेटिव आइडियाज, और टेक्नोलॉजिकल नई नई टेक्नोलॉजी की भी डेवलप कराएगा। कौन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, एग्जाम में पूछता है हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट्स इन्वेंशन, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। तो आप ऑल एंड ऑल इन चीजों का जवाब देंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कराता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे ये इन्वेंशन क्रिएट, जब पढ़ा लिखा पर्सन होगा, हेल्दी पर्सन होगा, तो नए नए उसका दिमाग खुलेगा, नए स्किल्स उसके पास आएंगी। तो सर साइंस का आप ज्ञान लेते हो, नई नई चीजें जनरेट करते हो, नई नई तरीके डेवलप करते हो कि नहीं करते हो, दैट इज नोन एज सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या करता है? इन्वेंशन क्रिएट करता है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स करता है। बोलो कोई दिक्कत सर? पक्का? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। चलो बच्चा स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं जरा सर। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए अब अगले टॉपिक क्या है सर, दैट इज कि अब सर हमें देखना है दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। ध्यान से समझना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में कॉज और इफेक्ट होगा? ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ। किसके किसके बीच में? ह्यूमन कैपिटल एंड किसके बीच में सर? इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ध्यान से सुनना बच्चे, एक चीज समझिएगा, अगर बोला जाए ना तो ह्यूमन कैपिटल हो या इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब लोग कहते हैं ना कि अरे नहीं ह्यूमन कैपिटल अलग है, ह्यूमन इकोनॉमिक ग्रोथ अलग है। सर आप सोचिए, अभी तक जितना देर से हम बातें हम लोग चल रही हैं उसमें ऑल एंड ऑल आप क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने का मतलब किसको डेवलप करना? ह्यूमन की इनबिल्ट स्किल्स को, ह्यूमन की बिल्ट नॉलेज को, ह्यूमन के जितने एक्सपर्टीज हैं उसको, एक पर्सन को एजुकेट करना, एक पर्सन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसके माइग्रेशन पे पैसे। तो कहीं ना कहीं अगर एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा है तो क्या कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बस ये होता है ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो किस पे आता है? वो जाती है एफिशिएंसी बढ़ाने को, और इकोनॉमिक ग्रोथ हम पता करते हैं किससे? जीडीपी से। अभी जस्ट इन्हीं के बीच में हम डिफरेंशिएशन क्रिएट करके चल रहे थे। समझ में आया? तो सर ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो सर कैसे होता है? मान लीजिए कि यार हम बोले राइज इन ह्यूमन कैपिटल। क्या बोले? राइज इन ह्यूमन कैपिटल। तो कैसे ह्यूमन कैपिटल में बढ़ा जो है वो होगा? कैसे ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा? अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या होगा? सबसे पहले सर एक बात बताइए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? फिर एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, तो क्या लिखोगे? मोर एफिशिएंसी। हाँ या ना? देन उसके बाद और क्या हो सकता है? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो क्या लिखोगे? मोर प्रोडक्शन। जब हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी तो हमारा प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो हाँ या ना? तो सर जब इतना होगा तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। और जब इतना कुछ होगा तो बच्चा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? तो सर अगर एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल को हम डेवलप करते हैं तो इतनी चीजें होती हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है लोगों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एटीट्यूड मॉडर्न होगा, सोच मॉडर्न होगा, सोसाइटी को देखने का नजरिया मॉडर्न होगा, हम अलग अलग तरीके से सोचेंगे, नए नए इन्वेंशंस क्रिएट करेंगे, नए नए इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट करेंगे, बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी। और
जब इतना कुछ होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना ही होना है। तो यही वो बोला कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से सर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो यहां क्या लिख सकते हैं, राइज इन क्या, राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगा समझना जरा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ सकता है। तो सर पहला राइज इन क्या हो जाए, राइज इन पर कैपिटा इनकम, लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या हो जाए, बढ़ जाए। पर कैपिटा इनकम लोगों की क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो भी सर क्या होगा, तो भी हमारी इकोनॉमी में पैसा, मतलब लोगों के जेब में पैसा आ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे जो है लोगों के पास काम है, लोगों के पास नए नए तरीके हैं, लोगों के पास नई नई चीजें हैं, लोगों के पास नए नए आइडियाज हैं। लोग अपनी आइडियाज, अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस को यूज करके पैसा कमा रहे हैं। सर पैसा तो कमा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो भी तो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे वजह से इकोनॉमी को बढ़ चीजें आ रही हैं कि नहीं। और इसको क्या कर सकते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट इन क्या, अगर हम इसको और बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट करें किसमें, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर हम हेल्थ और एजुकेशन में, अगर हम हेल्थ और एजुकेशन में पैसा लगाएं, किसमें, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में पैसा लगाएं, तो कौन डेवलप होगा, ह्यूमन कैपिटल। और उसका इफेक्ट यह आएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही होगा। समझे कि नहीं। अब देखो हेल्थ में पैसा लगाएंगे, हॉस्पिटल डेवलप करेंगे, नए नए मेडिकल टूल्स जो है, नए मेडिकल मशीनरी डेवलप करेंगे, तो इंसान जो है सही रहेगा। एजुकेशनल सेक्टर को डेवलप करेंगे, स्कूल्स खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे, स्किल कॉलेजेस खोलेंगे, दुनिया भर की चीजें करेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहां से जो है ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो रहा है, और ह्यूमन कैपिटल का डेवलप होने से फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो। तो सर ऑटोमेटिकली राइज होगा कि नहीं, राइज इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइज इन ह्यूमन कैपिटल। तो सर ऑल एंड ऑल अगर मैं बोलूं, पूरी चीजों का कंक्लूजन ये निकल के आया कि ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉज एंड इफेक्ट है। अगर कॉज है ह्यूमन कैपिटल तो इफेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की ऑटोमेटिकली होगी, कोई नहीं रोक सकता सर। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, लोग हेल्दियर होंगे, लोग स्किल्ड होंगे, तो इकोनॉमी को ही तो बेनिफिट मिलेगा। आउटपुट बढ़ेगी इकोनॉमी की, एफिशिएंसी बढ़ेगी इकोनॉमी में, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, सब कुछ होगा। तो इसीलिए बोला जाता है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो अगर जल्दी से अगर इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं एक और चीज। अब देखिए ध्यान से सुनना। अब इसको और डिटेल में अगर हम बोले तो ह्यूमन कैपिटल क्या करता है, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, क्या बोला, ह्यूमन कैपिटल ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और ये है आपका कॉज। हमने बोला ना ह्यूमन कैपिटल को आप कॉज मानिए, कारण मानिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, अगर बोला कि ह्यूमन कैपिटल की वजह से क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कॉज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कारण पढ़ रहे हैं। कैसे सर, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, क्या बोला, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। जब पढ़े लिखे होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सर प्रोडक्टिविटी मैंने मतलब कल ही बताया कि जो है पिछली क्लासेस में यूज किया, अभी जस्ट बता रहा हूं, पिछले काफी देर से मैं ये बताते हुए आपको आ रहा हूं। प्रोडक्टिविटी मतलब होती है एफिशिएंसी बढ़ाना। बेटा प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं, कभी गलत मत लिखना, वरना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस। प्रोडक्शन इज एक्चुअल आउटपुट, कितना तुम प्रोड्यूस कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी मतलब कितने जल्दी से, कितने एफिशिएंट तरीके से कर रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। समझ में आया। दूसरा इनोवेशन होता है ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया। नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है कि नहीं। तीसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस हमारे पास है उसको
बेहतरीन तरीके से एकदम फुल्लर एंड एफिशिएंट यूटिलाइज कर रहे हैं, पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद सर हम और क्या बोल सकते हैं कि हायर लेबर पार्टिसिपेशन। अब समझना, हायर लेबर पार्टिसिपेशन का मतलब सर जब इंसान पढ़ा लिखा होगा, जब इंसान हेल्दी होगा, जब इंसान के पास स्किल होगी, तो पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा कि नहीं, वर्कर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, लेबर फोर्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो बस वही चीज वो बोल रहा है कि लेबर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, जब उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, उनके पास स्किल होगा, उनके पास तरीका होगा, तो ये पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। ये सर मैंने बताया आपको, ह्यूमन कैपिटल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ह्यूमन कैपिटल की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ये कॉज बताया। क्या बताया सर? कॉज। अब सर दूसरा इफेक्ट अगर हम बात करें तो बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट्स ह्यूमन कैपिटल। समझे कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही एक ऐसा टर्म है जो ह्यूमन कैपिटल को सपोर्ट करता है, और ये है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप यूज कर सकते हो बेटा, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन कर रहा है, ये है आपका इफेक्ट। क्या है आपका इफेक्ट? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अब आप पढ़ रहे हो, समझ में आया क्या? अब देखो कैसे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, किस में बढ़ा दें? एजुकेशन और हेल्थ में। ज्यादा हेल्थ और एजुकेशन में पैसा बढ़ा दो, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, अचानक से वो सारी चीजें इंप्रूव कर दें। क्या? इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लोगों के जीने का स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। समझ में आया? और तीसरा क्या कर दे? डिमांड फॉर स्किल्स, लोगों के अंदर सीखने की टेंडेंसी अब बढ़ने लगेगी, लोग डिमांड करने लगेंगे स्किल्स की, नॉलेज की, कि भैया हमें पढ़ा लिखा पर्सन चाहिए, हमें ट्रेंड बंदा चाहिए, हमें ये इस तरीके का लोग चाहिए, इस तरीके का काम करने वाला बंदा चाहिए। तो ऑल एंड ऑल देखो तो ये ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर ह्यूमन इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ह्यूमन कैपिटल होगा, और ह्यूमन कैपिटल की वजह से ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो एक दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट बनते रहते हैं। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कॉज बनेगा तो ह्यूमन कैपिटल इफेक्ट बनेगा, अगर ह्यूमन कैपिटल कॉज बनेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ इफेक्ट। बट आप जो है हमेशा ह्यूमन कैपिटल को कॉज रखेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करेंगे? इफेक्ट में रखेंगे, कि इसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, आपको पूरा बाई लैंग्वेज नहीं लेके चलना है कि सबको स्टार्टिंग से एंड पढ़ाना है, आपको सिंपल ह्यूमन कैपिटल की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ये वर्ड को डिराइव करना है। क्लियर है? समझ में आया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा। हो गया? चलो आगे बढ़े। अब सर हम बात करते हैं जरा सा, क्या अगला, इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सर समझिएगा, अब हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ चलते हैं जो एग्जाम्स में कभी कभी पूछता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या रोल क्या है। तो सर अब तो आप तुरंत लिखोगे बच्चा, क्या पहला क्या लिख सकते हो? इफेक्टिव यूज ऑफ क्या? इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। सर एक बात बताइए, आप लोग जो है अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सही से हो रहा है, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जो फिजिकल कैपिटल है, जो मशीनरी है, जो प्लांट है, जो लैंड है, जो फॉरेस्ट है, जो रॉ मटेरियल्स है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा कि नहीं? एक पढ़ा लिखा बंदा अच्छे से यूटिलाइज करेगा या अनपढ़ बंदा? तो कहोगे पढ़ा लिखा सर, तो बस वही चीज की बात हो रही है वो। क्लियर है? इफेक्टिव यूज। अब उसके बाद जब सर एक बंदा पढ़ा लिखा रहेगा तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? हायर। तो हायर प्रोडक्टिविटी एंड हायर क्या? प्रोडक्शन। समझ में आया? सर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अब जब हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? देन उसके बाद क्या? अभी जस्ट हम लोग आगे पढ़ के आए, इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल
इंप्रूवमेंट्स। हम जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इन्वेंशन होगा, इस बारे में हम लोग एकदम अभी डिटेल में डिस्कस किए थे कुछ देर पहले। इनोवेशन, नए नए आइडियाज आएंगे और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स भी आएंगी। तो देखो आपको इंपॉर्टेंस ही लिखना है एक तरह से। फिर क्या और हो सकता है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्या? एटीट्यूड, लोगों के जो है सोचने का तरीका। एटीट्यूड मतलब ये नहीं कि जाओ हम तुमसे बात नहीं करते, जाओ हम ऐसे हैं वैसे, एटीट्यूड वाला, वो वाला एटीट्यूड नहीं सर। एटीट्यूड का मतलब हमारे सोचने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, हमारे वे ऑफ प्रेजेंस है, हमारे स्किल्स का तरीका, इनकी बात कर रहा है। हमारे सोशल आउटलुक का तरीका, हम फीमेल को कितनी प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम जो है कि सोसाइटी में किस तरीके से रहे, उसकी बात कर रहा है, उस एटीट्यूड की बात कर रहा है। ये नहीं कि मुंह फुला के बैठ गए। समझ में आया? क्लियर है? फिर जब सर आपकी इतनी चीजें होंगी तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब आपका हेल्थ पे पैसा खर्च होगा, जब आप स्किल्ड रहेंगे, ट्रेंड रहेंगे, तो चीजें आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लगेगी। क्लियर है? और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी कि नहीं? तो इंक्रीज इन क्या? क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। बोलो हाँ या ना? पक्का? और जब इतना होगा तो भाई मेरे को तो इसको पहले लिखना था, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन। सर हम दो हमारे 10, हम उस वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं ना जिएंगे। अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे, हम समझदार रहेंगे, तो हम ये सोचेंगे ना, चाहे सर बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, पता चले बेटे के चक्कर में 10 तो बेटियां पैदा कर ली, या पता चले ना उनको ढंग से पढ़ा पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे। दैट मीन्स हम पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल करेंगे। देखो पॉपुलेशन कहीं भी एंटर कर जाता है भाई, प्रॉब्लम ही है। 10 बच्चे तुम पैदा करो, क्या 10 को तुम एकदम टॉप क्लास की एजुकेशन दे पाओगे इतनी महंगाई में? पॉसिबल है नहीं। तो यही बोला कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप स्किल्ड हैं, आप ट्रेंड हैं, आप तरीका, वही बोला ना, आपका एटीट्यूड बदलेगा तो ऑटोमेटिकली आप पॉपुलेशन की तरफ सोचोगे कि भैया झूठ मूठ का 75 तो पैदा करने की जरूरत नहीं है। तो ये था सर इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ क्या? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। देखो स्क्रीनशॉट लेते रहो, रीजन ये है ना कि ये तुमको रिवाइज करने में बड़ा आसान होगा एग्जाम के टाइम में। सट से एक टॉपिक तैयार, 4 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर? चलो आगे बढ़े। अब सर बात करते हैं, बहुत देर से अच्छाई पढ़ रहे हैं, अब बुराई पढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। चल भैया सबसे पहली बात क्या? इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। सर हमारे पास जितना डिमांड है क्या उतनी सप्लाई है? ये तो हम बार बार चिल्लाते हुए आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में कि जितनी डिमांड उतनी सप्लाई नहीं है, रिसोर्सेज उतने हैं नहीं, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि सर पंचायत ही पंचायत है, दिमाग एकदम ब्रेन फेड हुआ पड़ा है कि कैसे करें। तो वही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो यही है कि रिसोर्सेज हमारे पास सफिशियंट नहीं है। फिर दूसरा इनएफिशिएंसीज। इनएफिशिएंसीज मतलब समझिएगा सर, इनएफिशिएंसी मतलब हम एफिशिएंट ही नहीं है, हम उस लेवल के नहीं है। लाइक हम एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, हम इलिटरेट है, हम उस तरीके की। तो हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में ये बड़ी प्रिविलेंट है इनएफिशिएंट तरीके से। अभी हमारी इकोनॉमी में इतना नहीं लिटरेसी बढ़ गया, इतनी स्किल्स नहीं बढ़ गई, इतना हेल्थ सेक्टर नहीं डेवलप किया जो कि हमें इतनी तेजी से वो चीजें कर सके। ये भी दिक्कत हमारे पास है। फिर ब्रेन ड्रेन, एक बहुत बड़ा नाम आता है ब्रेन ड्रेन, बेचा याद रखना इसको, ब्रेन ड्रेन। सर ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? ब्रेन ड्रेन मतलब दिमाग खराब। दिमाग खराब इंसान का कब होता है? जब उसको जॉब वॉब नहीं मिलती है तो वो क्या करता है? वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। दैट इज माइग्रेशन की हम बात कर रहे हैं। एक जगह से दूसरे जगह जब हम जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब,
एक जगह से दूसरे जगह जब जॉब के सर्च में जाता है दिमाग खराब होता है। सर कौन इंसान नहीं चाहता है, कौन पर्सन नहीं चाहता कि वो अपने घर के आसपास ही नौकरी करे या घर के आसपास ही इनकम कमाए। तो वही है कि जॉब के सर्च में जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो दिमाग खराब, ब्रेन ड्रेन एकदम होना शुरू हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पढ़ा लिखा इंसान जॉब ढूंढ रहा है, हाँ या ना। फिर उसके बाद ये तो होना ही था, हाई पॉपुलेशन। लो भैया, ज्यादा पॉपुलेशन होगी, दिक्कतें आएंगी आएंगी, चाहे कहीं भी रख लो इसको, हर जगह इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारी मैन पावर प्लानिंग, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, हमारी मैन पावर प्लानिंग सही से नहीं हो रही है। ठीक है, जो जिस चीज के लायक एलिजिबल है वो वहां नहीं पहुंच पा रहा है। समझ में आया। फिर अगर एक और गाली दे दें तो भैया वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज भी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है। आज भी गांव में चले जाओ, वही पुराना घिसा पिटा तरीका यूज हो रहा है सर। सच्चाई यही है। ग्राउंड लेवल पे जब आप जाके चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो सिर्फ हम किताबों में बात करते हैं, अच्छाई अच्छाई। ग्राउंड लेवल पे जाके हमें सब एग्जैक्ट पता चलता है क्या बात चल रही है। क्लियर है, समझ में आया। ये है आपका प्रॉब्लम्स। कोई दिक्कत? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे। तो हो गया? पक्का? चलो आगे बढ़े। अब देखो एक बड़ी मजेदार सी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। समझना, ठीक है। लोगों को लगता है ना कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट एक चीज होती है। ठीक नहीं सर, ये बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। एक एग्जांपल ले, बेहतरीन मजेदार एग्जांपल ले, देखना जरा सर। अब देखो, एक दादी है, उनका नाम है मिसेस ब्यूटी। समझ में आया? दादी का नाम क्या है? मिसेस ब्यूटी दादी। ठीक, दादी की एज कितनी है? मान लो दादी की एज जो है 80 ईयर्स है। कितने साल? 80 साल की ब्यूटी दादी। 80 साल की ब्यूटी दादी है। हाँ, हंसेगा नहीं कोई। अब सर क्या है, दादी को अचानक, दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, दादी को अचानक से जो है ना, उनके जो पोते होते जो हैं बड़े अपग्रेडेड टाइप के हैं, इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं। दादी को अचानक से मन में ये आया, साहब हम भी इंग्लिश बोलेंगे। दादी को अचानक से आया कि हमको पढ़ना है, हमको साइन करना सीखना है। तो दादी जो है बोली कि अब हम जाएंगे स्कूल। अभी तक दादी स्कूल नहीं गई थी, नेवर गॉन टू स्कूल। ठीक है, दादी जो है अभी तक स्कूल गई नहीं। ठीक, समझना भाई जरा। अब क्या है, बट अब पढ़ना चाहती है दादी। बट क्या? बट दादी वॉन्ट्स टू स्टडी। बट दादी वॉन्ट्स टू स्टडी। अब दादी को पढ़ना है, दादी को लिखने सीखना है। तो सर ठीक है, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऐसा काम करे कि दादी को फ्री एजुकेशन दे? दादी लो तुम्हारे लिए है, ये तुम पढ़ोगी। दादी अब पढ़ने जाएगी स्कूल। 80 साल की उम्र में दादी बैग वोग लेके, ड्रेस वोस पहन के पढ़ने जाएगी। क्या आपको लगता है शुड द गवर्नमेंट गिव फ्री एजुकेशन? क्या गवर्नमेंट इस दादी पे जो है पैसा खर्च करेगा? यह बहुत बड़ा सवाल आपके लिए। क्या करेगा? तो आप कहोगे बिल्कुल, अरे दादी पढ़ना चाहती है, दादी को बिल्कुल। चलो, अगर आपका जवाब हां है, क्या है? हां, दादी को सिखाना है। ठीक है, दादी पढ़ना सीख रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट होगा क्या? नो इकोनॉमिक बेनिफिट। अब दादी क्या करेगी? बोलो हाँ या ना? अब पढ़ के दादी कौन सा जाके वहां करेगी? हम तो सर पहले ही बोले ना, 60 साल से ऊपर वालों को नहीं लेना है और 14 साल से नीचे वालों को नहीं लेना। तो दादी तो वैसे ही कब्र में है।
हाँ या ना, पैर और लटका के बैठी है बस, दादी जाने वाली, लेकिन दादी सोच रही है चलो ऊपर जाएंगे तो साइन करना सीखेंगे, यमराज की किताब में जो है ना ऐसे साइन करेंगे, दादी ब्यूटी सिंह। समझा क्या? चलो, तो नो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिल रहा है क्या इसका? नहीं। हम तो सर ये तो सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कैपिटल हुआ। क्या हुआ? ह्यूमन कैपिटल मतलब ये कि दादी के अंदर पढ़ने की स्किल्स आ गई। क्या आ गई? चीजों को पढ़, चलो हमने दादी को पढ़ा दिया, पढ़ने की स्किल्स आ गई, लिखने की स्किल आ गई। तो ह्यूमन कैपिटल तो यही बोलता है, इनबिल्ट नॉलेज ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन के अंदर जो नॉलेज है, ये हुआ ह्यूमन कैपिटल। और अगर आपका जवाब नो होता है इस सवाल का कि क्या गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन देना चाहिए, तो जवाब नो है, तो दैट मीन्स क्या कि क्यों ऐसा होता है? अगर आपका जवाब नो हो कि नहीं, नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए भाई? बोलो। तो नो इसलिए है ना कि भाई कोई भी डिफरेंस नहीं करे क्रिएट होगा, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इनको पढ़ाने का, और ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, ये याद रखिएगा कि स्किल बढ़ाएगा। तो यही बोला कि अगर दादी को हम, हाँ ये देखो मैंने हाँ और ना दोनों का जवाब लिख दिया यहां पे, समझना। हाँ इसलिए कि, ना इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हाँ इसलिए क्योंकि ह्यूमन कैपिटल आ रहा है। तो ठीक है, दोनों चीज सही है, लेकिन हम ह्यूमन डेवलपमेंट के केस में ये समझना बेटा, डेवलपमेंट के केस में ये होता है कि ह्यूमन कैपिटल, सिंपल समझना, ये दादी के केस में ये आया एग्जांपल कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि लोगों के अंदर की एफिशिएंसी, नॉलेज बढ़ा देना। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब हम उस पे पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब अगर हम दादी को पढ़ा रहे हैं, तो क्या दादी से मुझे कोई बेनिफिट है? अगर होता तो ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता कि हां डेवलपमेंट हुआ। सिर्फ दादी पढ़ी, दादी ने किसी को पढ़ाया नहीं, दादी की वजह से इकोनॉमी में एक भी रुपया नहीं जनरेट हुआ, दादी के वजह से प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी नहीं बढ़ी, दादी के वजह से इकोनॉमी की प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, तो सर सिर्फ दादी ने अपने लिए पढ़ा। दैट मीन्स अगर आप सिर्फ अपने पढ़ के, अगर कोई सरकार पैसा खर्च करे और सिर्फ तुम पढ़ के चुपचाप बैठ गए, तो सर दैट इज सिर्फ ह्यूमन कैपिटल हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट तब होता जब गवर्नमेंट आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करिए, आपको जो है सारी चीजें प्रोवाइड करिए, और आप जाके उसका यूज कर रहे हैं और उससे इकोनॉमी को बेनिफिट मिल रहा है। किसको बेनिफिट? आपकी इकोनॉमी को बेनिफिट मिल रहा है, तब जाके कहलाता है ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ। समझा? पक्का क्लियर हुआ? ये दादी वाला एग्जाम्पल एकदम आसान था, समझे कि नहीं? तो दादी को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? तो दादी को पढ़ाना है तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैपिटल हुआ, और दादी को अगर नहीं पढ़ाना है तो मतलब दादी नाराज, फिर सरापेगी। तो यही चीज है कि सर ह्यूमन कैपिटल और डेवलपमेंट सिर्फ पर्सन खुद के लिए कर रहा है कैपिटल, अगर खुद के लिए करने के बाद आगे भी चीजों को, उसके वजह से कोई चीज इंप्रूव हो रही है तो डेवलपमेंट। तो ह्यूमन कैपिटल और डेवलपमेंट दोनों भी हो सकती है अगर दादी पढ़ के यूज करती उसको आगे चल के। लेकिन दादी एक्सपायरी की कगार पे थी, तो जो है ये चीज सिर्फ ह्यूमन कैपिटल में जाएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं जाएगी। समझ गए में आया? कोई दिक्कत? चलो अब सिर्फ थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा ध्यान से, क्लास हम लोग जो बात करते हैं कि अभी तक तो ये है कि चलो भैया एजुकेशन पे पैसा खर्च कर दो, गवर्नमेंट जो है हेल्थ पे पैसा खर्च कर दे, सब कुछ कर दे। सर अगर हम बात करें कि नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार अगर अपना, क्यों सरकार को आना ही पड़ता है, यह सवाल अराइज होता है कि क्यों सरकार जो है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से कुछ काम क्यों नहीं करा पाती, क्यों गवर्नमेंट को एंटर करना ही पड़ता है। रीजन इज दैट कि अगर सरकार सारी चीजें छोड़ दे किसके हाथों में, ध्यान से सुनिएगा बेटा, सब कुछ छोड़ दे प्राइवेट के हाथों में, तो प्राइवेट सेक्टर अपना मनमानी करेगा। हेल्थ
अपने मनमानी तरीके से दवा, आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फीस देख लो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फीस देख लो। दैट मीन्स कि हमारे इकोनॉमी के मिडिल क्लास और पुअर क्लास वाले तो बेचारे एकदम से हट जाएंगे अगर गवर्नमेंट ना रहे तो, हाँ या ना? उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज ना मिल पाए, उनके घर वालों का इलाज ना हो पाए। चलो मैं तो ये मेडिकल की बात करो, अगर एजुकेशन की भी बात करो तो आज प्राइवेट स्कूलों की फीस देख लो आप। दैट मीन्स गरीब घर का बच्चा तो पढ़ ही ना पाए ना। अमीर घर वाला सिर्फ जॉब के लिए गवर्नमेंट की तरफ फोकस करता है, बाकी चीजों के लिए वो प्राइवेट की तरफ जाता है। दैट मीन्स जहां उसका बेनिफिट वहां वो उधर जाता है, जॉब में प्राइवेट में जाएगा, भाई मेहनत कराएंगे। तो वही चीज है, तो गवर्नमेंट को मजबूरन आना पड़ता है कि नहीं, अगर हम सबको, अगर हमारा इंडियन गवर्नमेंट का क्या वो है, इंडियन इकोनॉमी कौन से मोटो को चलती है, सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अगर हमें सोशल वेलफेयर करना है तो हमें जो है गवर्नमेंट को एंटर करना ही पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को ले आना ही पड़ेगा, गरीबों के लिए सोचना ही पड़ेगा, वरना ये दाम डेली पे डेली बढ़ाते जाएंगे। फीस कब देखिए सर, आज के डेट में एलकेजी के बच्चों की फीस जो है 10-10 हज़ार रुपए पर मंथ हो चुकी है। दैट मीन्स सर कि एक तरह से यह है कि गरीब घर का बच्चा तो जिसकी इनकम ही 10,000 नहीं है वो कहां से अफोर्ड करेगा इतनी महंगी फीस। तो इस वजह से सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ता है, एंटर करना पड़ता है। समझ में आया? और आप देखिए गवर्नमेंट कितना पैसा फेंक रही है किस पे, एलिमेंट्री एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन पे फेंक रही है पैसा। आप देखिए मिड डे मील भी दे रही है, खाने का भी दे रही है, उनके हेल्थ पे भी ध्यान दे रही है, वैक्सीनेशन का पैसा दे रही है, पोलियो का देखो पैसा आ रहा है, दुनिया भर के उनके बेनिफिट्स दे रही है। राइट फ्रॉम द प्रेगनेंसी, एक औरत प्रेग्नेंट होती है तब से उसको पैसा देना शुरू कर रही है, पैसा भी दे रही है, साथ में सर राशंस दे रही है, उनको वेरियस तरीके के न्यूट्रिएंट्स दे रही है, और उनकी जो माँ हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको जो है कि टाइम टाइम पे जो है कि उसका चेकअप करती हैं। एएनएम गांव में एएनएम अपॉइंट होती है उनके। अब सोचो फिर बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की सारी वैक्सीनेशन, आप प्राइवेट में जाके वैक्सीन लगवाओ, कितनी महंगी महंगी है, पूरा वैक्सीनेशन का खर्चा गवर्नमेंट ही देख रही है। फिर उस बच्चे को भी राशन देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी भी देती है। फिर उसको आंगनवाड़ी की एजुकेशन देखो दे रही है। देखो मैं एकदम प्रोसेस लेके चल रहा हूँ, आंगनवाड़ी में पूरा सारी चीज़ें सिखाती है, जो कि आप आज के डेट में बड़ा ट्रेंडिंग में है। नर्सरी वही तो है, प्ले ग्रुप वही तो है आंगनवाड़ी। फिर उसके बाद देखो 1 to 5 तक की प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, साथ में मिड डे मील भी दे रही है, बच्चों को फ्री बुक दे रही है। देन उसके बाद 6 to 8 की एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन वहाँ भी प्रोवाइड कर रही है। फिर उसके बाद 9 to 12 इंटर कॉलेजेस, वहाँ भी देखो कितने टॉप लेवल के टीचर्स को रख के पढ़वा रही है। फिर हायर एजुकेशन, तो हर एक लेवल पे काम कर रही है गवर्नमेंट। हालांकि यहीं तक काम कर रही है गवर्नमेंट, थोड़ा टर्सरी एजुकेशन पे काम नहीं कर रही है, मतलब हायर एजुकेशन 12 तक तो काम सही चल रहा है गवर्नमेंट का, बट आफ्टर 12 थोड़ा सा काम स्लो है। थोड़ा सा अगर हम कहें तो गवर्नमेंट को भी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक तरह से कि गवर्नमेंट उतने इफेक्टिव लेवल पे काम नहीं कर पा रही है जितना इफेक्टिव लेवल पे इन्होंने डाउन लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, वो इफेक्टिव लेवल गवर्नमेंट को ले आना ही पड़ेगा अगर इंडियन इकोनॉमी की ह्यूमन कैपिटल को बेहतरीन तरीके से डेवलप, लाइक स्किल्स कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे सर, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। समझ में आया? आप इसीलिए देखो कि सर मजुमदार कमेटी आई, ठीक, मजुमदार कमेटी ने राइट टू एजुकेशन कर दिया सबको लिए कि 6 साल से, अरे 14 साल से लेके जो है कि बच्चे को फ्री एजुकेशन राइट है उसका, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, आप उसको मना नहीं कर सकते। 6 से 14 साल के बच्चों को एकदम फ्री एजुकेशन देना है, आप मना नहीं कर सकते। एजुकेशन कमीशन ही आई थी, उसने भी बोला कि सबको एजुकेशन देना है, 1964 से 66 में आई थी मजुमदार कमेटी, जिसने एजुकेशन को वो पूरा राइट बना दिया, एक फंडामेंटल राइट बना दिया, राइट टू एजुकेशन। हर बच्चे का अधिकार है कि वो जो है 6 से 14 साल के बीच में है तो उसको एजुकेशन लेना ही लेना है। ठीक है, देन उसके बाद जो है कि उससे पहले 64 to 66 में जो है आपके एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये जो है आए, इन्होंने जो है एजुकेशन पे बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, देखो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस होता है बेटा, केस स्टडी पे पूछता है, वैल्यू बेस्ड, इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा आपको लिख के नहीं चीज़ों को दे सकता, बस मैं आपको समझा सकता हूँ कि करना क्या है। आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करना है, गवर्नमेंट के फेवर में भी बात करनी है, गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है उस पर भी बात करनी है, और
क्या होना चाहिए उस पर भी बात करना है। समझ में आया? तो सर ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। देखिए जो एजुकेशन कमीशन आई थी ना, उसने ये भी बोला था, क्या कब आई थी एजुकेशन कमीशन? ध्यान से सुनना। एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 ने क्या बोला था? ध्यान से सुनना सर। उन्होंने बोला था कि जीडीपी का 4%, जीडीपी का 6% एजुकेशन पे जाएगा। कितना परसेंट एजुकेशन पे जाएगा? 6%। याद रखिएगा, लगभग इंडिया की जीडीपी जितनी भी अगर 100% है तो 100% का 6% एजुकेशन पे खर्च होगा। लेकिन करंट में ये है कितना? करंट में ये 4% के लगभग ही है। सोचिए सर, आज भी हम एजुकेशन पे उतना पैसा नहीं फेंक रहे हैं, मतलब नहीं लगा रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम अपनी ह्यूमन कैपिटल से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। बात समझ में आया? ये चीज़ पे गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों पे काम करेगी तो सर 100% स्किल्स कॉलेजेस सुधारेगी। अपने टर्सरी एजुकेशन का मतलब आफ्टर ट्वेल्थ अपने स्किल्स पे काम करेगी। बच्चों को स्किल्स, देखो सबसे बड़ी बात है बेटा स्किल। अगर हम स्किल पे ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव होंगी। ठीक है। देन उसके बाद जो है कि गवर्नमेंट जो है कि क्या कर रही है, फ्री एजुकेशन ले आए। कब? 2009 में फंडामेंटल राइट है, किसके थ्रू? तपस मजुमदार, याद रखिएगा, तपस मजुमदार कमेटी आई थी, तपस मजुमदार कमेटी। ठीक है, तपस मजुमदार कमेटी ने ही राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट की जो है एक वो बनवाया। ठीक है। तो ऑल एंड ऑल सर देखिए, इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये देखें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की पूरी कहानी पढ़े, कैसे बनाना है, कैसे ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी लाइक ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में डिफरेंस, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, वो ब्यूटी दादी की एग्जांपल लिए। तो सर ऐसे बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स पढ़े ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, सर रोल और इम्पोर्टेंस पढ़े ह्यूमन कैपिटल पर, सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बात किया। सर उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई है क्लास, कोई इशू नहीं, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको डीप बैठ गई ना तो आप एग्जाम में धड़ाधड़ बढ़ाधड़ बस पॉइंट बनाएंगे। क्लियर है? प्लीज़ क्लास, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो, और अगर आप इसको पहले, सर कोई नहीं, पहले पसंद की बात नहीं, पहले मैं ये, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आई। मैं आपको दोबारा वो टॉपिक जो है कि आके एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको ज़रूर भेजूँगा। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो क्लास प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही अपना वैल्यूएबल सपोर्ट कॉमेट हब परिवार को बनाए रखें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।